दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो मूवी लाई हूँ उसमें 3 कहानियां हमें दिखाई जाती हैं जो कि बहुत ही ज्यादा यूनिक और इंटरेस्टिंग है। तो पहली कहानी में हम एक राजा और रानी को दिखाया जाता है। राजा को अपनी रानी से बहुत ही ज्यादा प्यार था। वो हर समय कोशिश करते रहते कि रानी खुश रहे, लेकिन क्योंकि हजारों कोशिशों के बाद भी रानी माँ नहीं बन पाई थी, इसलिए वो हमेशा ही सैड और परेशान रहा करती। ऐसे ही एक दिन रानी को खुश करने के लिए राजा सर्कस के लोगों को बुलाते हैं, लेकिन उनके बीच में एक प्रेग्नेंट औरत थी जिसको देखने के बाद रानी खुद को संभाल नहीं पाती और वहाँ से उठकर अपने रूम में आ जाती है। अब क्योंकि राजा रानी के दुख को समझते थे, इसलिए वो रानी को शांत करवाते हैं और वो उनके लिए कुछ भी कर सकते थे। अब रात के समय उनसे मिलने के लिए एक बूढ़ा आदमी आता है और वो कहता है कि बच्चा पाने के लिए वो उनकी मदद कर सकता है, लेकिन उसके लिए आपको बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना होगा, जिसके लिए राजा तुरंत ही रेडी हो जाता है। तब वो बूढ़ा आदमी उसे कहता है कि इस दुनिया में बैलेंस बहुत जरूरी है। किसी का जन्म होता है तो कहीं किसी की मृत्यु। तो अगर तुम्हें बच्चा चाहिए तो तुम में से किसी एक को खुद को सेक्रीफाइस करना होगा। अब ये बात सुनकर भी राजा रानी को खुश करने के लिए हाँ कर देता है, जिसके बाद वो बूढ़ा आदमी राजा को उसी के राज्य में रह रहे एक क्रीचर को मारने के लिए बोलता है और कहता है कि उस क्रीचर का दिल निकालकर एक वर्जिन लड़की को पकाने के लिए देना होगा। फिर वो दिल अगर रानी खाएगी तो उसे जरूर एक बच्चा होगा। अब अगले दिन उस बूढ़े की बात को मानते हुए राजा समुद्र में उस क्रीचर को मारने के लिए चले जाते हैं और फिर जब वो क्रीचर सो ही रहा होता है तब राजा उसे मार डालते हैं। पर अब क्योंकि इस हमले में राजा को भी गहरी चोट आई थी, इसलिए कुछ ही देर में उनकी भी मौत हो जाती है। इधर उस क्रीचर के दिल को निकालकर महल में ले जाया जाता है, जहां उसे पकाने के लिए एक वर्जिन लड़की को दिया जाता है। अब उस दिल को पकाते ही उस औरत को बेचैनी होने लगती है और देखते ही देखते वो भी तुरंत ही प्रेग्नेंट हो जाती है। और इधर उस दिल को खाते ही रानी भी प्रेग्नेंट हो गई थी। इसके बाद रानी और वो दोनों साथ में ही लड़के को जन्म देते हैं। जहाँ रानी अपने बच्चे का नाम इलियस रखती है तो वहीं वो वर्कर अपने बेटे का नाम जोना। अब कहानी 16 साल आगे बढ़ती है, जहाँ दोनों बच्चे अब बड़े हो चुके हैं। दोनों ही बाकी बच्चों से काफी ज्यादा अलग थे। जिस तरह से वो क्रीचर बिल्कुल ही सफेद था, ठीक उसी तरह उन दोनों के बाल पूरी तरह से सफेद थे, यहाँ तक कि वो देखने में भी एकदम सेम लगते थे। इलियस और जोना बहुत ही ज्यादा अच्छे दोस्त भी थे। वो हमेशा ही एक साथ रहते, लेकिन रानी को उनकी दोस्ती बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उन्होंने इलियस को तो बहुत ज्यादा समझाया कि तुम एक राजकुमार हो और नौकरानी के बेटे से दोस्ती नहीं रख सकते, लेकिन इलियस उसकी बात नहीं सुनता था। वो दोनों ही क्रीचर की तरह पानी के अंदर भी सांस ले सकते थे, तो इसलिए वो पानी के अंदर छिप जाते थे ताकि कोई भी उन्हें ढूंढ ना पाए। एक दिन रानी उस वर्कर को बुलाकर धमकी भी देती है कि अगर उसने जोना को इलियस से मिलने से नहीं रोका तो वो उसे और उसके बेटे को राज्य से निकाल देगी। लेकिन इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी वो दोनों मिलना बंद नहीं करते। हद तो तब हो जाती है जब जोना इलियस के कपड़े पहनकर पूरे महल में घूम रहा होता है। रानी इलियस समझकर उसे अपने पास बुलाती है, लेकिन बाद में जोना के बॉडी सेंट से उसे समझ में आ जाता है कि असल में वो जोना है। और जब जोना सीक्रेट पैसेज से महल के बाहर जा रहा होता है तब रानी उस पर हमला कर देती है। तब जोना किसी तरह वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है, लेकिन उसे समझ में आ गया था कि अब उसका यहाँ रहना ठीक नहीं है। इसके बाद अगले दिन जब इलियस जोना को बाहर जाते हुए देखता है तो वो उसे रोकने की कोशिश करने लगता है, पर जोना उसकी बात नहीं सुनता। लेकिन जाने से पहले वो एक पेड़ की जड़ को काटता है, जिसके बाद वहाँ से पानी निकलने लगता है। वो इलियस से कहता है कि जब तक ये पानी ठीक रहेगा तब तक तुम समझना कि मैं सही हूँ, और जैसे ही ये पानी गंदा हो जाए तब तुम समझ जाना कि मैं मुसीबत में हूँ। अब जोना को गए हुए बहुत ही ज्यादा टाइम हो गया था। इस बीच इलियस भी पानी को चेक करता रहता, लेकिन एक दिन जब वो पानी का रंग गंदा देखता है तो वो तुरंत ही अपनी माँ को बिना बताए जोना को ढूंढने निकल जाता है। अब बहुत ही ढूंढने के बाद जब उसे जोना का घर मिलता है तब उसे पता चलता है कि जोना को जंगल में गए हुए 5 दिन हो गए हैं और वो तब से ही वापस नहीं लौटा। इधर रानी भी इलियस के ना मिलने से बहुत ही ज्यादा परेशान थी। वो सीधा उसी बूढ़े आदमी के पास चली जाती हैं और अपने बेटे को जोना से अलग करने की बात करती हैं, क्योंकि वो चाहती थी कि इलियस वापस आकर अपने राज्य को संभाले। इधर वो बूढ़ा आदमी रानी को कहता है कि ऐसा मत करो,
क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी अगर वो ऐसा करेगी तो उसे पे करना होगा। इधर सीन शिफ्ट होकर जोना की तरफ जाता है जो कि केव में फंसा हुआ था। तभी अचानक ही एक विशाल क्रीचर उसे मारने की कोशिश करता है। तब इलियस को जंगल में जोना के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वो जोना को बचाने के लिए तुरंत ही केव के अंदर आता है और अपनी तलवार से उस मॉन्स्टर को तुरंत ही खत्म कर देता है। दोस्तों, तब हमें पता चलता है कि ये क्रीचर कोई और नहीं, असल में रानी ही थी जो कि जोना को मारने के लिए वहाँ पर आई थी, लेकिन अनजाने में इलियस ने उन्हें खत्म कर दिया था। जोना भी अपनी फैमिली के पास वापस आ जाता है तो इलियस अपने राज्य में आकर राज्यपाठ को संभाल लेता है जैसा कि रानी चाहती थी, लेकिन उसे अपनी इच्छा के बदले अपनी जान गंवानी पड़ी। और इसी के साथ ही हमारी पहली मूवी खत्म हो जाती है। अब यहाँ से दूसरी कहानी शुरू होती है जहाँ हम एक शराबी राजा को देखते हैं जिसे खूबसूरती बहुत ही ज्यादा लुभाती थी। ऐसे ही एक दिन शराब के नशे में राजा को किसी लड़की के गाने की आवाज सुनाई देती है। उस लड़की की आवाज इतनी ज्यादा मधुर थी कि राजा इतना पागल हो जाता है कि वो उस लड़की को ढूंढता हुआ उस लड़की के घर पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों, इस घर में कोई भी लड़की नहीं थी, बल्कि यहाँ तो दो बूढ़ी बहनें रहा करती थी जिनका नाम डोरा और एमा था। लेकिन उनकी आवाज इतनी ज्यादा अच्छी थी कि राजा उन्हें खूबसूरत लड़की समझकर पहले तो उन्हें गहने गिफ्ट करते हैं और बाद में खुद उन्हें देखने के लिए जाते हैं, क्योंकि राजा को लग रहा था कि जिसकी आवाज इतनी ज्यादा सुंदर है वो खुद कितना ज्यादा सुंदर होगा। लेकिन डोरा उन्हें कहती है कि वो एक हफ्ते बाद उनसे मिलने आए, तब वो राजा को अपनी एक उंगली दिखाएगी। राजा को लगता है कि शायद वो लड़की उनसे शर्मा रही है, इसलिए वो उनसे मना कर रही है। वो उसकी बात मान जाते हैं। अब वो दोनों बहनें अपनी अपनी उंगलियों को जवान बनाने में लग जाती हैं। जहाँ डोरा अपने हाथों को क्लीन करती है तो एमा को कुछ भी समझ नहीं आता, इसलिए वो अपनी उंगली को अपने मुंह में ही डाल लेती है और अगले पूरे हफ्ते तक उसे अपने मुंह में ही रखती है। और जब हफ्ते के आखिरी दिन राजा वहाँ आते हैं तो डोरा एमा की उंगलियों को उन्हें दिखा देती है। उस उंगली को महसूस करते ही राजा उसको देखने के लिए बोलने लगता है, लेकिन डोरा को पता था कि अगर राजा को उसकी असलियत पता लग जाएगी तो वो उनको तुरंत ही मार डालेंगे। इसलिए डोरा राजा को कहती है कि वो आधी रात को उनके महल में आएगी, लेकिन सारी लाइट्स ऑफ होनी चाहिए। अब एक्साइटमेंट में राजा डोरा की इस बात को भी मान जाते हैं और फिर राजा के जाने के बाद डोरा ईमा के स्किन को ग्लू से काफी टाइट कर देती है ताकि राजा को लगे कि ईमा एक यंग लेडी है। अब शर्त के अनुसार डोरा के वहाँ जाते ही वहाँ की सारी लाइट्स ऑफ कर दी जाती है। लेकिन अगली सुबह जब राजा उठते हैं तो ईमा को अपने बिस्तर पर देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं कि उन्होंने इस बूढ़ी औरत के साथ एक रात गुजारी, और वो गुस्से में पागल होकर ईमा को कैसल के नीचे फिकवा देते हैं। पर किस्मत से ईमा की जान बच जाती है जहाँ उसे एक औरत ने देख लिया था और वो ईमा को झाड़ियों से उतार कर प्यार से सुला देती है। अब थोड़ी देर बाद जब ईमा को होश आता है तब वो देखती है कि वो एक सुंदर लड़की में बदल चुकी है। अब राजा भी शिकार करने के लिए जंगल आए हुए थे और वो ईमा के रंग रूप को देखकर उसके दीवाने हो जाते हैं और उसे महल में रानी बनाने के लिए ले आते हैं। अब अपनी शादी में ईमा डोरा को भी इनवाइट करती है और साथ ही उसके लिए कीमती ड्रेसेस भी भिजवाती है। अब महल में ईमा को डोरा भी पहचान नहीं पाती क्योंकि वो यंग हो चुकी थी। लेकिन जब ईमा उसे अपनी पूरी कहानी बताती है तब डोरा उससे कहती है कि उसे भी जवान होना है और वो ईमा को बार बार पूछकर तंग करने लगती है। लेकिन ईमा को तो खुद भी याद नहीं था कि उसके साथ जंगल में क्या हुआ। डोरा उसे बहुत ज्यादा जिद कर रही थी। तब ईमा उससे परेशान होकर कहती है कि उसने अपनी स्किन को ही चेंज करवा दिया है। इतना बोलकर वो डोरा को वहाँ से भगा देती है। तब डोरा एक मोची के पास जाती है और अपनी स्किन बदलने के लिए कहती है। पहले तो वो मोची मना करता है, लेकिन उसकी कीमती चीजों को देखकर वो उसे हाँ कर देता है और जंगल में ले जाकर उसकी स्किन को काट देता है। असल में डोरा को लग रहा था कि अब वो खूबसूरत हो जाएगी, बट ऐसा होता नहीं है। इधर दूसरी तरफ महल में एमी पर किया हुआ जादू का असर भी कम हो रहा था, इसलिए वो दोबारा से बूढ़ी दिखने लगती है। अब जब ये डोरा खुद नोटिस करती है तब वो राजा को छोड़कर बाहर आ जाती है और दोबारा से अपनी पुरानी जिंदगी में लौट जाती है।
लेकिन इस सब के बीच उसने अपनी बहन को खो दिया था। और इसी के साथ हमारी सेकेंड मूवी भी खत्म हो जाती है। अब तीसरी कहानी में हम एक अजीब से राजा को देखते हैं जिसकी वॉयलेट नाम की एक बहुत ही खूबसूरत बेटी थी। अब एक दिन जब वॉयलेट गाना गा ही रही थी तब एक फ्ली राजा को आकर बार बार परेशान करने लगती है। गाने के खत्म होते ही राजा उसे अपने रूम में ले जाते हैं और अपना खून पिलाकर एक बॉक्स के अंदर रख देते हैं। अब धीरे धीरे राजा उस फ्ली से इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कि उनका कहीं भी ध्यान नहीं होता। वो राजा उस फ्ली को खाना देते और अपना खून पिलाते, जिससे टाइम के साथ वो फ्ली भी काफी ज्यादा बड़ा होता जा रहा था। इधर वॉयलेट की भी शादी की उम्र हो चुकी थी, लेकिन राजा को उसकी कोई भी फिक्र नहीं थी। उसे तो बस फ्ली के साथ समय बिताना अच्छा लगता था। एक दिन उस फ्ली की डेथ हो जाती है। तब राजा उस फ्ली की स्किन को निकलवा देता है और वॉयलेट के पास जाकर कहता है कि अब तुम्हारे लिए हस्बैंड चूज करने का समय आ गया है। वॉयलेट अपने पिता की बातों को सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश थी, लेकिन वो घबराई भी हुई थी कि आखिरकार उसका लाइफ पार्टनर कैसा होगा। दरअसल राजा ने एक कंपटीशन रखा था जहां जो भी ये बता पाएगा कि कौन से जीव की स्किन है वो उसके साथ ही वॉयलेट की शादी करा देंगे। अब कंपटीशन के दिन बहुत से लोग वहां पर आते हैं, लेकिन कोई भी आदमी सही से गेस नहीं कर पाता। इसके बाद वहां एक अजीब सा दिखने वाला आदमी आता है जिसको देखकर वॉयलेट तो डर ही जाती है। तब वो आदमी कहता है कि असल में वो इस कंपटीशन में पार्ट लेना चाहता था, इसलिए राजा उसे अलाउ कर देते हैं। तब वो आदमी तुरंत ही सूंघ कर बता देता है कि ये फ्ली का स्किन है। अब उसके सही जवाब सुनने के बाद राजा और वॉयलेट शॉक हो जाते हैं। एक्चुअली राजा को तो लगा ही नहीं था कि वो आदमी सही जवाब दे पाएगा, लेकिन अब क्योंकि राजा ने जबान दी थी इसलिए ना चाहते हुए भी वॉयलेट को उनके साथ जाना पड़ता है। इसके बाद वो आदमी वॉयलेट को जबरदस्ती खींचते हुए दूर दराज के पहाड़ों पर लेकर चला जाता है। अब ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन वॉयलेट की हालत वैसे की वैसी ही थी। वो बस हर टाइम रोती ही रहती। लेकिन एक दिन जब वो आदमी शिकार के लिए बाहर गया हुआ था तो वॉयलेट दूसरे पहाड़ पर एक औरत को देखती है और वो उससे वहाँ से निकलने में मदद मांगती है। वो कहती है कि वो एक रानी है, लेकिन एक आदमी ने उसे वहाँ पर बांध कर रखा है। अब क्योंकि वॉयलेट और उस औरत के बीच में गहरी खाई थी, इसलिए वो उसकी मदद के लिए अपने बेटे को बुलाती है। वो लोग रस्सी के सहारे वॉयलेट को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वो आदमी वहाँ पर आ जाता है और वो उन्हें रोकने की कोशिश करने लगता है, पर सही टाइम पर वो लोग रस्सी को काट देते हैं, जिससे वो आदमी खाई में गिर जाता है। अब ये देखकर वॉयलेट को लगता है कि वो आदमी मर गया है और वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन जब वो लोग वहाँ से जा ही रहे थे तब रास्ते में वो आदमी वॉयलेट को छोड़कर सभी लोगों को मार डालता है। अब उस आदमी को गुस्से में देखकर वॉयलेट तुरंत ही उसे हक कर लेती है, लेकिन जैसे ही वो आदमी थोड़ा सा शांत होता है तब वॉयलेट उस आदमी का गला काट कर उसे मार डालती है। इसके बाद वो उस आदमी का सर लेकर महल में आती है। इधर राजा की तबीयत भी बहुत ही ज्यादा खराब थी, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता था कि उनकी वजह से ही वॉयलेट की पूरी लाइफ खराब हो गई है। लेकिन लास्ट में राजा वॉयलेट का साहस को देखकर उसे अपनी गद्दी सौंप देते हैं और रानी बना देते हैं। इसी के साथ ही हमारी तीसरी मूवी का भी दी एंड हो जाता है। दोस्तों, इन तीनों ही मूवीज में हमें कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेटेड रिलेशंस को दिखाया गया है। पहली कहानी में हम एक माँ के सेल्फिशनेस को देखते हैं, जिन्होंने दो भाइयों को अलग करने का सोचा, लेकिन अंत में उसकी मौत हो गई। तो दूसरी कहानी में हम दो बहनों को देखते हैं, जहाँ एक तरफ एक बहन लालच में आकर अपनी दूसरी बहन को मरने के लिए छोड़ देती है। तीसरी कहानी में हमें बाप और बेटी की बॉन्डिंग को दिखाया गया है। अब दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक